तो शहीद आज़म के कुछ संस्मरण आपके साथ शेयर करूँगा। उनके रिलेटेड गुजराती में वीडियोस बने हुए हैं, हिंदी में यह पहला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। आज के दिन विद्रोह के अंकुर। भगत सिंह अभी बहुत छोटे थे, उनके एक चाचा बीमारी के कारण युवावस्था में ही काल का ग्रास बन चुके थे, जबकि दूसरे चाचा अजीत सिंह विदेशों में मारे मारे फिर रहे थे। पिता भी अंग्रेजों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। ऐसी स्थितियों में चाचियों का स्नेह दुलार उन्हें बचपन से ही मिला था। भगत सिंह को वे अक्सर बालक भगत को गोद में लिटाकर देशभक्ति से परिपूर्ण कहानियां सुनाया करती थी। बीच बीच में कब वे फपक कर रो पड़ती थी और उन्हें पता भी न चलता। ऐसे ही एक बार कहानी सुनाते सुनाते अजीत सिंह की पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए। भगत सिंह से रहा न गया, वे चाची के आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ चाची जी, बड़ा होकर मैं अंग्रेजों को इस देश से मार कर भगा दूंगा, फिर हम सब एक साथ कर मिलकर रहेंगे। यही वह समय था जब बालक भगत के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के अंकुर फूटने लगे थे। दूसरी एक ऐसी घटना जो सबको याद होगी, बहुत ही ये प्रख्यात है। एक बार सरदार किशन सिंह यानी कि भगत सिंह के पिता अपने मित्र मेहता नंद किशोर के साथ खेतों में गए हुए थे। तभी मेहता जी को एक बालक दिखाई दिया जो मिट्टी के ढेर पर छोटे छोटे तिनका लगा रहा था। यह देखकर मेहता जी विस्मित हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, भगत सिंह। बालक ने निर्भय होकर जवाब दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहता जी ने अगला प्रश्न किया। तो मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? लेकिन तुम इन बंदूकों का क्या करोगे? मेहता जी ने विस्मित होकर पूछा। इससे मैं अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाऊंगा, भगत सिंह ने जोश में भरकर जवाब दिया था। 3 वर्षीय बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर मेहता जी को विश्वास हो गया कि आने वाले वर्षों में यह बालक देश के नक्षत्र पटल पर ध्रुव तारा बनकर प्रकाशित होगा। एक घटना है दूसरी, प्रतिज्ञा। तो रावी नदी के चौड़े पाट में नाव तेजी से बह रही थी। भगत सिंह और उनका मित्र यशपाल नौकायान का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने जिस मार्ग को चुना था उस पर चलने के लिए सब कुछ जानना आवश्यक था। सूर्यबिंब ने अब क्षितिज का स्पर्श किया था, मतलब शाम होने वाली थी। पश्चिम दिशा लाल केसरिया रंगों से रंग गई थी। रावी का जल भी उस रंग से सरोबार हो गया था। नौकायान करते हुए दोनों मित्र को बहुत देरी हो गई थी, लेकिन वे परस्पर में इतना डूब गए थे कि उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रहा। परस्पर जो बातें कर रहे थे उनमें सब कुछ समय का पता ही नहीं चला। तो सदैव की भांति उनके बीच बातचीत का विषय देशभक्ति और आज़ादी थी। दोनों देश की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। सहसा यशपाल ने अपना चप्पू रोका और विचारों में डूबे भगत सिंह के कंधे पर हाथ रखकर बोला। चप्पू मतलब नाव चलाने का जो चप्पू, वो रोका और भगत सिंह से कहा, आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपना जीवन देश को समर्पित कर देंगे। भगत सिंह मुस्कुराए। उन्होंने यह निर्णय 12 वर्ष की आयु में ही कर लिया था। यशपाल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से बोले, मैं आज फिर से प्रतिज्ञा करता हूं कि यह भगत सिंह सिर्फ देश के लिए जिएगा और देश के लिए ही मरेगा। हाथ में हाथ लिए दोनों मित्र अभिभूत से खड़े थे। चप्पू रुक गए थे। नौका खड़ी थी। रावी की लहरें उछल उछल कर मानो आशीर्वाद दे रही थी। सूर्य की किरणें सहलाते हुए कह रही थी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे देश के सच्चे सपूतों, तुम्हारी यह नाशवान काया देश के लिए प्रज्वलित यज्ञ में समर्पित होगी। एक और घटना है साधु की बबूत। बात उन दिनों की है जब भगत सिंह जेल में थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। बंगा गांव के बाहर एक साधु ने आकर धुनी लगा ली थी। 2-4 दिनों में ही उनकी शक्तियों की चर्चा गांव भर में होने लगी थी। किसी ने विद्यावती से कहा, यानी कि विद्यावती को और भगत सिंह की माता से, गांव के बाहर जो साधु संत ठहरे हुए हैं वे बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास जाओ, शायद उनकी कृपा से भगत सिंह बच जाए। तो भगत सिंह पर जेल का मुकदमा चल रहा था और विद्यावती कौर को किसी ने कहा कि साधु के पास शक्ति है, उन्हें बचा लिया जाए, वो बचा सकते हैं। विद्यावती को ऐसी बातों पर अधिक विश्वास नहीं था, लेकिन माँ की ममता ने जोर मारा और वे कुलबीर को साथ लेकर साधु महाराज की शरण में जा पहुंचे। साधु के कुछ मंत्र पढ़े, तदंतर एक पुड़िया में बबूद लपट कर दी और उसे भगत सिंह के सिर पर डालने के लिए कहा।
जब मुलाकात का दिन आया तो वो बबूत साथ ले गई और भगत सिंह के पास बैठकर उनके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगी, जिससे बबूत उनके सिर पर डाली जा सके। अभी उनका हाथ भगत सिंह के कंधों पर ही लगा था कि वे बोल उठे, बेबे, जो बबूत तुम मेरे सिर पर डालना चाहती हो ना, उसे कुलबीर के सिर पर डालिए, जिससे वह जीवन पर आपके पास रहे। विद्यावती विस्मित रह गई। आखिर भगत सिंह उनके मन की बात कैसे जान गया, यह वह कभी समझ नहीं सके। एक और घटना है विश्वासघाती का पश्चाताप। बड़ी अदालत में जब भगत सिंह उस दिन फूट फूट कर रो दिए थे, जिस दिन हंसराज ने सरकारी गवाह बनकर क्रांतिकारियों के सारे सदस्य के पोल खोल दिए थे। ये हमने देखा होगा, जिन्होंने भगत सिंह मूवीज देखी है और उन्होंने ये दिखाया गया, याद होगा, ज्ञात होगा आपको। क्रांति की एक एक छिपी कहानी चलचित्र की तरह अदालत में पेश कर दी। किसने? तो हंसराज ने। जाहिर है कि वह बयान अनेक क्रांतिकारियों के लिए मौत का फरमान था। भगत सिंह हंसराज को एक टक देख रहे थे। पहले उनके चेहरे की मांसपेशियों पर खिंचाव आया, क्रोध और आवेश से चेहरा तमतमा उठा, फिर अचानक भावुकता में बहकर वह फपक फपक कर रो पड़े। तो क्या भगत सिंह अपनी मौत से डर गए थे? जिस व्यक्ति ने खुद अपनी मौत को चुना हो, एक योजनाबद्ध तरीके से फांसी के फंदे तक पहुंचा हो, वह इतना कायर और कमजोर कभी नहीं हो सकता था। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं के प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण मानवता के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर था सरकारी गवाह हंसराज की आंखों में। वो भी फपक फपक कर रो पड़ा। उसकी भी हिचकियां बंध गई थी। भगत सिंह रो रहे थे यह सोचकर कि मेरे साथी पर कितना बर्बरतापूर्वक अत्याचार होने वाला है होगा, उसे कितनी यातनाएं दी गई होंगी, जिससे टूट कर आज वह सरकारी गवाह बन गया। हंसराज रो रहा था, लेकिन वे पश्चाताप। भगत सिंह रो रहे थे यह सोचकर कि मेरे साथी पर कितना बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ होगा, उसे कितनी यातनाएं दी गई होगी, जिससे वो टूट कर आज वो सरकारी गवाह बन गया। हंसराज रो रहा था, लेकिन वे पश्चाताप के आंसू थे। मैंने विश्वासघात किया। अपने आदरणीय साथी की नज़र में पतित होने के बाद भी मैं उसकी सहानुभूति का पात्र हूँ, यह सोचने के बाद उसकी आंखें बरस पड़ी। यह घटना थी। एक और घटना थी दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बड़ा आया समझाने। कैदियों को होने वाली असुविधाओं के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। उनकी भूख हड़ताल से प्रेरित होकर कितने ही पुराने क्रांतिकारी और सेनानी भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्हीं में से एक थे बाबा सोहन सिंह। वे सन 1915-16 से जेल में बंद थे। उन्होंने भी भोजन का त्याग किया। जब तक भगत सिंह को इस बात का पता चलता, तब तक 8-10 दिन बीत चुके थे। भगत सिंह उन्हें समझाने गए। दो वीरों का मिलन कितना अद्भुत था। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को समझा रही थी कि अब हमने मोर्चा संभाल लिया है, आप थक गए, आप आराम करें। परंतु बाबा जी टस से मस न हुए। भगत सिंह ने कई तर्क दिए, विनती की, समझाया कि आपकी रिहाई में कुछ ही दिन शेष हैं, भूख हड़ताल करने से आपकी सजा बढ़ाई जा सकती है। बाबा जी ने भगत सिंह की पीठ पर स्नेहपूर्वक दौल जमाई और कहा, चल, बड़ा आया मुझे समझाने। दोस्तों, ये होता था समर्पण क्रांतिकारियों का। और क्रांतिकारियों का समर्पण किन लोगों के लिए? हमारे लिए, देशवासियों के लिए। तो ऐसी ही देशभक्ति, देश भावना हमारे हृदय में होंगे। आया मुझे समझाने। भगत सिंह की आंखों में आंसू बरस पड़े और तब बाबा जी ने उन्हें समझा रहे थे। भावुक भगत सिंह। 15 जून 1929 से भगत सिंह अनशन कर रहे थे। उनके साथ यतीन्द्र नाथ दास भी अनशन में सम्मिलित हो गए। अनशन अनेक दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण यतीन्द्र नाथ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने लगे। कुछ ही दिनों में वे हियों का ढांचा मात्र रह गए थे। ऊपर से उन्हें बलपूर्वक खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। दिन पर दिन बीतते गए और वे मृत्यु के कगार पर खड़े हो गए। जब भगत सिंह उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, परंतु आंखों की भाषा भला कैसे मौन रही थी। कोमल हृदय भगत सिंह उनसे लिपट कर रो पड़े। इससे पहले बटुकेश्वर दत्त को उनकी जेल से हटाकर मुल्तान जेल में भेज दिया गया था। तब उन्हें अपने मन के भाव प्रकट करते हुए बटुकेश्वर दत्त की बहन को एक पत्र लिखा। प्रेमिला, बटुकेश्वर की जुदाई मेरे लिए असहनीय है। आज ये पहला दिन है जब मैं स्वयं को उद्विग्न पा रहा हूँ। आज मेरे आंसू भी मेरी उद्विग्नता कम नहीं कर पा रही है। सचमुच एक मित्र से जुदा होना, जो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था, बहुत दुखद है।
दोस्तों, उपयुक्त घटनाओं से वीर भगत सिंह की मानवीय संवेदनाओं का भी परिचय मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर से वीर सपूत भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारत माता की जय।